हमारे साथ मौजूद हैं जिग्नेश, जो अगर हम बात करते हैं कि ये अभी सहारनपुर से वापस लौट के आए हैं और वहाँ के हालातों के बारे में इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। तो सबसे पहले मैं आपका पल-पल यूँ स्वागत करूँगी जिग्नेश। और जब आप वहाँ से आए हैं तो क्या हालात थे और कितनी गंभीर स्थिति है दलितों की वहाँ पर? हाँ, बहुत ही ख़राब हालत है और बहुत ही टेरिबली दलितों के ऊपर मतलब ज़बरदस्त अटैक किया गया बर्बरता के साथ। और सारे के सारे दलित गरीब बेबस असहाय थे और उनके ऊपर जिस तरह से आतंक मचाया गया, 50-60 घरों को जलाया गया। एक गर्भवती दलित बहन के ऊपर भी तलवार से प्रहार किया गया, मतलब जान से मार देने की कोशिश थी। और सी वॉज प्रेग्नेंट, वो मालूम था, फिर भी इस तरह का हैवानियत भरा अटेम्प्ट किया गया उनको मारने का। फिर एक छोटे से बच्चे को आग में झोंकने की कोशिश की गई, उसके पैर जल गए। एक भैंस को भी जलाया है। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के सीएम बनने के बाद संघ और बीजेपी के कैडर को इतनी खुली छूट दे रखी है कि जब चाहो तब दलित और मुसलमान को मारो। पिछले महीने गुजरात के पाटन जिले के वडावली गांव में भी 100 मुसलमानों के घर जला दिए गए। गुजरात के सीएम ने विजिट करना तो छोड़िए, उसके क्रिटिसाइज भी नहीं किया, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बिल्कुल उसी तरह यूपी में भी यहाँ पर 50-60 घर जला दिए गए, गर्भवती बहनों पर तलवार के प्रहार किए गए। ये सब यहाँ वहाँ की सरकार जानती है, तो कुछ नहीं बोल रही। इसलिए नहीं बोल रही कि उन्हीं की ये साजिश है। गाय माता के नाम पे मुसलमानों को डराओ और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से फेसबुक और व्हाट्सएप में अभद्र गंदी टिप्पणियाँ करे, उनके स्टैच्यूज़ को क्षति पहुँचाए, क्षतिग्रस्त करे, डैमेज करे, और उसी तरह का पूरा ये माहौल खड़ा करने की कोशिश है। और मैंने वहाँ पर देखा कि इतना ज़बरदस्त भय और खौफ का माहौल है कि इतना वक्त लगा लोगों को अपनी लोगों की बात सुनने में, समझने में भी। तो लोग खुलकर बात करने को भी तैयार नहीं थे, डरे सहमे हुए थे। और कुछ दिन मुझे वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि जो महाराणा प्रताप है, उनके फंक्शन के सेलिब्रेशन में उनके स्टैच्यूज़ को, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जैसा कि मैंने सुना, फुलहार करने के लिए, गार्लैंड करने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया गया था जिसके ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि दलितों को मतलब एक तरह से उनके ऊपर उनको डरा दिया जाए कि अब हमारी बाजी है, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कर रहेंगे। इस तरह का साफ एटीट्यूड उनकी कंडक्ट में, उनकी बिहेवियर में मुझे नज़र आया। तो जैसा कि मैं हर जगह पर कहता हूँ, यहाँ पर भी कहूँगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संघियों को चर्बी चढ़ी हुई है और वो किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात मैंने वहाँ पर नोटिस की कि 15 तारीख के दिन जो जुलूस निकला वो इसी मकसद के साथ निकला था कि दलितों को प्रताड़ित करना है। क्लियर एक उनका प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी मुझे लगा। इसलिए लगा कि जुलूस का उस गांव में जाने का कोई कारण नहीं था, जुलूस की कोई पुलिस परमिशन नहीं थी। आपको चेरिश करना है महाराणा प्रताप को, तब कीजिए। आपको शब्बीरपुर गांव के दलित बस्ती के रविदास मंदिर के सामने जाकर तमाशा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि आप तमाशा खड़ा करना चाहते थे। आप इसलिए तमाशा खड़ा करना चाहते थे कि ऊपर से संघ और बीजेपी की सरकार ने बोल के रखा है कि इसी तरह से दलितों को, मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहो, ताकि दलित, मुसलमान और पूरे देश की जनता यही लव जिहाद या घर वापसी या गाय माता या अम्बेडकर के स्टैचू को क्षतिग्रस्त करना, उस तरह के मामलों में उलझी रहे और अपने रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, भ्रष्टाचार, गवर्नेंस, शिक्षा, चिकित्सा, देश में फार्मर्स की सुसाइड जो हो रही है, कॉरपोरेट लूट चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़बरदस्त है, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन है, ये सारे मुद्दे से ध्यान भटक जाए। तो यही पॉलिटिक्स के चलते और हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका जो डेस्परेशन है, हर कीमत पे हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित करके रहेंगे, उस डेस्परेशन के चलते वडावली में, उत्तर गुजरात में मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं और ये सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव के दलितों को प्रताड़ित किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं इसी दौरान जब अंबेडकर आर्मी एक उभर के आई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कितना जस्टिफाई लगता है आपको ये अंबेडकर आर्मी का सामने उभर कर आना? क्योंकि कहीं ना कहीं और भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो तुलना है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों से कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंगली जो अंबेडकर आर्मी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? इसके संदर्भ में मैं दो बात कहूँगा। पहली बात तो ये कि 5 मई के दिन जब दलितों को प्रताड़ित करने के और ह्यूमिलेट करने से मकसद से ये ठाकुर समाज के लोग, डोमिनेंट कास्ट के फ्यूडल फोर्सेस गांव में गए, उत्पात मचाया, दलितों को तलवारें दिखाई, कट्टे दिखाए, डराया, धमकाया, गाली गलौज किया, ये सब किया उस जुलूस के तहत जिसकी पुलिस परमिशन ही नहीं। उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। लेकिन दलितों को जिस तरह से पुलिस के सामने प्रताड़ित किया गया, डराया, धमकाया, गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्द कहे गए, ये सब पुलिस के सामने हुआ। तो पुलिस को, प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि दोबारा कोई अटैक ना हो। एट्रोसिटी का जो कानून है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, यानी दलित और आदिवासी का उत्पीड़न ना हो ऐसा स्टेट को एंश्योर करना है। दैट इज द प्राइम ड्यूटी अंडर द एट्रोसिटी एक्ट, दैट इज व्हाट इज ऑब्लाइज्ड अपॉन द स्टेट। तो वो तो नहीं किया और उसी के चलते पूरा ये अटैक हुआ। और भीम आर्मी के संदर्भ में जो भी अंडसंड बातें की जा रही है उसके रिस्पॉन्स में भी सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि भारत के संविधान के प्रियम्बल में जिस तरह के सेक्युलर और एक सोशलिस्ट समाज की रचना की संकल्पना की गई है, अवधारणा की गई है, उसको एक मटेरियल रियलिटी बनाया जाता, यदि संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो इसी तरह की आर्मी को बनने की कोई नौबत ही नहीं आती। इस तरह की आर्मियाँ क्यों बनती है? मैं तो मानता हूँ कि इस तरह के किसी भी संगठन के निर्माण के पीछे सरकार की फेल्योर जवाबदार है, रूल ऑफ लॉ जैसा नहीं है, इसीलिए इस तरह के संगठन को बाहर मैदान में आना पड़ता है। भीम आर्मी की आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि जब मुसलमान समुदाय के कुछ युवक मिलिटेंटली, स्ट्रांगली, एग्रेसिवली अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और जब स्टेट को दिखता है कि ये सचमुच एक तगड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, जब स्टेट को लगता है कि रूलिंग क्लास को ये लगता है कि हमारे लिए मुसीबत बढ़ गई, तब उनको टेररिस्ट कहते हैं। इस तरह से दलितों को नक्सलाइट कहते हैं। तो ये स्टेट का एक बहुत टिपिकल पुराना हथकंडा है। अगर बात करें योगी का राज जब से आया तब से ये दुर्घटनाएं थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई। बिल्कुल, इनफैक्ट न केवल योगी जी, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ये घटनाएं बढ़ी है। इसके समर्थन में डेटा भी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टेटिस्टिक देखें तो मोदी जी जब सत्ता पे आए 2014 में, तो उस वक्त पे एट्रोसिटी की घटनाएं करीब 39,000 हुई थी। उसके 1 या 1.5 साल के अंदर वो 39,000 से बढ़कर 47,000 तक पहुंच गई। यानी उतना उत्पीड़न बढ़ा है। ये उत्पीड़न इसलिए बढ़ा है कि संघ, बीजेपी, एबीवीपी की पूरी कैडर को बोल के रखा है, आपको जो करना है करो, हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऊना के केस में भी जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम है, जिन्होंने ये गुनाह किया, जिन्होंने दलितों को मारा, पीटा, घसेड़ा, ह्यूमिलेट किया, वही लोग उसका वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। यानी कि वो पूर्ण रूप से फियरलेस और बेखौफ महसूस करते हैं, यानी पूर्ण रूप से खुली छूट दे रखी है। अभी जब ये जो रोमियो स्क्वाड जो अभी एकदम बाहर आया और लोगों के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्यों ये घटनाएं बराबर लगातार बढ़ती जा रही हैं? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में और इस देश में जिस तरह से आर्थिक संकट बढ़ रहा है, अग्रेडियन क्राइसिस भारतवर्ष में ज़बरदस्त है। 6 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, करोड़ों को मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक मिलता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि 5 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कुछ ठिकाना नहीं। तो पूरा ये जो इकोनॉमिक अनरेस्ट है, यूथ में, मजदूरों में, किसानों में, और उसके ऊपर भी दलित और मुसलमानों को उत्पीड़ित करना, ये सारे मामले कहीं ना कहीं क्रांतिकारी चिंगारी पैदा न कर दे। ये रूलिंग क्लास को खतरा है। इसीलिए उनको गाय माता के पॉलिटिक्स में, घर वापसी में, लव जिहाद में, एंटी रोडेस्को में बिजी रखते हैं। मैं मानता हूँ कि एंटी मजनू, एंटी रोमियो स्क्वाड के संदर्भ में तो इतना कहूँगा कि उनका बेसिक एजेंडा ये है कि लोग प्यार ना करें, और मैं मानता हूँ तो कि प्यार इश्क मोहब्बत जिंदाबाद होना चाहिए।
तो हम तो मानते हैं कि 14 अप्रैल को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम तो सेलिब्रेट करेंगे और कहेंगे प्यार इश्क मोहब्बत जिंदाबाद। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, सहारनपुर से आप अभी होके आए हैं, सारी घटनाओं को आपने देखा है और समझा है, और शायद अगर कहा जाए तो सारे जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी आंखों में अभी कहीं ना कहीं वो दृश्य होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक, दृश्य तो सबसे खतरनाक जो है वो ये है, कल ही मैं शब्बीरपुर गांव की मुलाकात लेकर आया। कल 15 तारीख थी, 11वां दिन था। आज भी वहाँ पर जले हुए मकान में से धुआं निकल रहा है आग का। बहनों के बेंगल्स वगैरह टूटे हुए हैं। बहुत से बाइक्स मैंने देखे जो जला दिए गए हैं। लोगों की आंखों में आज भी आंसू है, डर है, खौफ है। फिर भी मतलब यूपी की सरकार के पेट का पानी नहीं हिल रहा है। और कॉम्पेंसेट किसको कर रहे हैं? 15 लाख उस ठाकुर को दिए जो सफोकेशन की वजह से मर गया। जो दलित पीड़ित है उनके लिए कोई मुआवजा का ठिकाना नहीं। आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? तो हम लोग तो बाम्बू लगाएंगे, मोर्चा खोलेंगे, संघर्ष करेंगे। और 21 तारीख को पूरे देश में यदि जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं, मेरी अपील है कि जंतर मंतर पर 10-11 बजे के बीच में पहुँचे और जमकर मुकाबला हो इन संघियों और भाजपाइयों का, और खुलकर कहेंगे कि इस देश में संविधान लागू हो, मनुस्मृति नहीं। मनुस्मृति के नाम पे लगातार दलितों को और मुस्लिमों को डराया धमकाया जाता है। दलितों की स्थितियों की बात करते हैं तो मुस्लिमों की स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब है। आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं, और आज के वक्त में जो मुस्लिमों की और दलितों की स्थिति है उस पर किस तरह से काम किया जाए कि कम से कम ये डर का माहौल से उभर के सामने आया जाए? सी डेफिनेटली दलित एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने की वजह से, जातिवादी मानसिकता से, सामंती सोच के चलते उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो लस्ट है, डेस्परेशन है, उसके चलते मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मानता हूँ कि आइडेंटिटी से बियॉन्ड जाकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते दलित हो, मुसलमान हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सारों को कैसा ब्रॉड फ्रंट खड़ा करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दे पाए और जमकर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की लड़ाई लड़े। जेएनयू तो हमेशा से राजनीति का गढ़ रहा है, और स्टूडेंट है तो राजनीति करेगा, ये तो जुमला, मतलब जुमला क्या कहेगी, अगर कहा जाए तो स्टूडेंट जुमला नहीं है। वो मैं जान रही हूँ क्योंकि तो अभी भगत सिंह ने तो यहाँ तक कहा जी कि विद्यार्थी राजनीति ना करे, ये भी एक राजनीति है। जी। जेएनयू तो फिलहाल राजनीति के लिए बदनाम ही है, अगर आप बाहर निकल के बदनाम नहीं है, बदनाम ही है। जेएनयू तो देश की बौद्धिक नर्सरी है, उनको संघियों ने बदनाम किया है जी। ताकि वो लोग बाहर ना आए जो इस देश की जनता की बात करें, ताकि वो लोग बाहर ना आए जो किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाए। वो चाहते हैं कि जेएनयू का कोई स्टूडेंट ये सवाल ना खड़ा करे प्रधानमंत्री को कि सर जी छाती तो 56 की है आपकी, इतना बता दीजिए ना कि कौन सा वो परिवार जहाँ किसान ने आत्महत्या की और आपने पूरे जीवन काल में उसकी मुलाकात ली। जेएनयू का स्टूडेंट ये सवाल ना पूछे, इसलिए उनको बदनाम किया जाता है। जेएनयू का स्टूडेंट ये ना पूछे कि ठेका प्रथा कब खत्म होगी। जेएनयू का स्टूडेंट ये नहीं पूछना चाहिए कि लेप्रोसी के पेशेंट्स के लिए केवल एकमात्र जो अस्पताल थी अहमदाबाद में वो क्यों बंद कर दी गई। ये वाइब्रेंट गुजरात है। तो जनता के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए जो सवाल है वो ना पूछे जाए, इसलिए जेएनयू को टारगेट किया जा रहा है।